नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। हम आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। दिन प्रतिदिन की जानकारियां आप लोगों तक हासिल की जाती है। हालांकि बीच बीच में अभी भी कुछ क्लासेज आपको मिल नहीं पा रही है रेगुलरली, कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से ऐसा होता है। जल्दी आप लोगों को सारी क्लासेज जो है वो मिलने लग जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, रेगुलर क्लासेज आपकी आएगी। तो आज हम लोग आपसे बातचीत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सब आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। सबसे पहला बिंदु जो मेरे पास है वो आपके साथ यहां मैं शेयर करने जा रहा हूं। जरा देखिएगा कुछ बातें। आज का हमारा कोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सब लोगों के लिए ये लिखा जो है वो देखिएगा। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन के दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद नहीं आएंगे। यानी अपनी लड़ाई हमेशा जीवन में व्यक्ति को खुद ही लड़नी पड़ती है। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना ही दूसरों पर आश्रित हो जाएं, कोई कुछ भी हमारे लिए कुछ भी कर दे, लेकिन अंत तो गत्वा हमें ही अपने आप के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए आप खड़े हो जाइए और अपने आप को निराश महसूस मत करिए। जीवन में सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं, लेकिन समय की मर्यादाओं में आप जाग जाएंगे और खुद ही लड़ाई को लड़ने का प्रयास करेंगे तो जल्दी आपको सफलता हासिल होगी। उसके बाद है सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। प्रयास तो खैर करना ही पड़ता है मेरे दोस्तों, कोई भी काम हो बिना प्रयास सफल नहीं होता। तो मैं बिना किसी देरी के अब आपके सामने सवालों की श्रृंखला को शुरू करूंगा, लेकिन हर सवाल से पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम लोग उस पॉइंट पर महत्वपूर्ण बातचीत जो है वो आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हमारे सामने जो प्रमुखता का सवाल है यानी मुख्य जो बिंदु है उनके साथ साथ फोकस करते जाएंगे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, यूएपीए के तहत उल्फा या उल्फा जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको ये जानना है ये उल्फा क्या चीज है और आपको ये जानना है कि यूएपीए क्या है। ठीक है, ये एक तरीके का कानून है भारत में यूएपीए, जिसको मैंने कहा है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप या निवारण अधिनियम 1967 का। यानी एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, भारत में अगर आप कानून के खिलाफ कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ या विधि के खिलाफ या न्याय के खिलाफ कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करने के वजह से आप पर एक अधिनियम लागू होगा। वो कब का एक्ट है? वो है 1967 का। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जिसे यूएपीए के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके तहत है असम के अंदर एक संगठन है जिसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्या है इसका नाम? क्या है? उल्फा। ठीक है, यूएलएफए, उल्फा इसको कहा जाता है शॉर्ट में, उल्फा। ठीक है, उल्फा। तो आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है इसके अंतर्गत आता है। तो यहां पर इस पर जो है वो गृह मंत्रालय ने 5 वर्ष और जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो बढ़ा दिया है। यानी क्या करता है, यहां पर यह कानून बनाया गया, इस कानून के तहत अगर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि करते हुए कोई संगठन या व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर गृह मंत्रालय कार्यवाही करता है। तो असम का यह है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है यानी उल्फा जो है वो आतंकवादी गतियों में संलिप्त पाया गया। इस वजह से इस पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले प्रतिबंध लगा दिया था, उस प्रतिबंध को अब और बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए उसको और बढ़ाया है गृह मंत्रालय के द्वारा। अब हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे कि विधि विरुद्ध क्रिया निवारण क्रियाकलाप अधिनियम क्या है और ये जो आपका उल्फा संगठन है ये क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उल्फा के बारे में। उल्फा के बारे में, यह संगठन असम में अलगाववाद और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहा है और इसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सरकार इस पर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसके बाद देखिए मित्रों, यहां है यूएपीए क्या चीज है। अब उल्फा के बारे में कुछ बातें की, अब यूएपीए के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक विशेष प्रकार का ये कानून है जिससे आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। यानी देश की एकता और अखंडता बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी आंतरिक सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह कानून लाया गया। इस अधिनियम के तहत किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
यदि उसकी संलिप्तता आतंकवादी गतिविधियों में पाई जाती है। अगर कोई भी संगठन आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय उसकी जांच कराता है और जांच कराने के बाद उस पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। इसी बातचीत के बारे में और क्या है आगे, यहां है उल्फा का उद्देश्य क्या है, उल्फा भी क्या काम करता है, क्यों गठित किया गया इसका। इसका उद्देश्य है असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना और यह असम में हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जैसे बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना, जैसे पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, वैसे असम का यह जो संगठन है ये चाहता है कि असम को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। उसी प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करता है। इस संगठन ने लंबे समय से सरकार के निशाने पर है। यह गृह मंत्रालय ने इस संगठन को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन क्या कर रखा है, घोषित कर रखा है और अब इसे 5 वर्ष के लिए और क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दो ही बातें हैं मुख्यतः, यूएपीए क्या है और यूएलएफए क्या है। ये दो संगठन जो है इनके बारे में ध्यान रखना। ये एक कानून है और ये एक क्या है, संगठन है। और इस संगठन को आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने की वजह से या भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने की गतिविधियों में शामिल पाए जाने की वजह से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने इस पर कार्रवाई करने को मुनासिब समझा है। इसके बाद देखिए अगला क्या पॉइंट है। अब इस पर कुछ सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जरा देखिएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा पर प्रतिबंध को कितने वर्षों के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो आपको पता है केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जिसने है इसको 5 वर्ष तक के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो इसमें 5 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए कब लागू किया गया था। ये जो कानून है यूएपीए ये गृह मंत्रालय द्वारा ये लागू कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1962 नहीं, 1971 नहीं, 80 नहीं, 1967 का ये जो है वो कानून है, इसको जरूर ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला आपके पास पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है वो ये है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संगठन पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए और क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, 5 वर्ष और बढ़ा दिया। कौन सा संगठन है, एनडीएफबी भी नहीं है, ये नीचे वाले संगठन कोई सा भी नहीं है। लश्कर ए तैयबा जैसा आतंकवादी संगठन है, वैसे ही उल्फा की जो गतिविधियां वो पाई गई। तो उल्फा जो संगठन है वो आपका इन प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने की वजह से यहां पर उस पर कार्रवाई हुई है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस संगठन पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। हाल ही में गृह मंत्रालय ने अब की बार पूछा है किस संगठन पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। वही सवाल है, दोबारा रिपीट हो गया, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है यूएपीए के तहत किसी संगठन पर प्रतिबंध तब लगाया जाता है जब वह किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है। यानी किसी भी संगठन पर यूएपीए कानून के तहत, यूएपीए 1967 के कानून के तहत गतिविधियां अगर आतंकवादी उसकी है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो यहां है आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यूएलएफए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का गठन कब हुआ था, 1975 में, 80 में। देखिए 1979 के अंदर जो है, 1979 के अंदर जो है वो इसके मुख्यतः गतिविधियां संचालित होनी शुरू हो गई। लेकिन यहाँ 1979 ऑप्शन में नहीं है, तो 1980 आप इसका सही आंसर कर देना, ठीक है। यानी 1980 इसका सही आंसर कर देना। लेकिन मुख्य गतिविधियां जो है वो 1979 में भी आरंभ हो गई थी। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है, इसी से रिलेटेड है। यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है, भाई क्यों प्रतिबंध लगा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे यूएलएफए पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इस पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है, इस पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उद्देश्य एक ही है कि देश की सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं हो, आतंकवाद जैसी घटनाएं ज्यादा नहीं हो, इस वजह से किया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे से बचाना, आर्थिक सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये तीनों नहीं है। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे से क्या करना है, बचाना है। तो चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला देखिएगा। यहां पर हम लोग एक अभी हाल ही में एक फिल्म जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, ठीक है। रिदम अमम मूवम जो फिल्म है इसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है और ये एक विशेष प्रकार के समुदाय से जो है वो क्या है, जुड़ी हुई है। इस वजह से आजकल जो है वो चर्चा में बनी हुई है। रिदम ऑफ दमम क्या है, रिदम ऑफ दमम जो है ये फिल्म जरूर याद रखना, यह नाम सही से नहीं आया, रिदम
रिदम ऑफ दमम, ये मूवी है दमम। ये मूवी हाल ही में चर्चा में आई है और इसमें एक विशेष प्रकार के समुदाय की चर्चा की गई है जिसका नाम है सिद्दी समुदाय। क्या है? सिद्दी समुदाय के बारे में चर्चा की गई है, सिद्दी समुदाय के बारे में। तो देखिए ये हेडिंग मैंने हालांकि लिखा था लेकिन सही दिखाई नहीं दे रही आपको। ये सिद्दी समुदाय के बारे में है। किसके बारे में है? सिद्दी समुदाय। सिद्दी समुदाय जो है वो मैंने हेडिंग लिखी है और उसके बाद मैंने यहां लिखा है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्या है? रिदम ऑफ दमम, रिदम ऑफ दमम, ठीक है, इसको लेकर के बातचीत की है। तो भारत में हाशिए पर स्थित सिद्दी समुदाय पर प्रकाश डाला गया है। ये जो मूवी है इसमें सिद्दी समुदाय है एक, उसको शामिल किया गया है, यानी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला एक सिद्दी समुदाय है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो आपको यह देखना है कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस मूवी से क्या इनकी स्थिति में सुधार आएगा कि नहीं आएगा, इनकी जो स्थिति वर्तमान में है उस पर यहां पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट पर, भारत का पश्चिमी तट कौन सा है? ये देखिए भारत है हमारा, तो यहां पर ये आपका कौन सा तट है? तो पूर्वी तट है ये वाला पूरा। ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट। तो गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन तीन राज्यों से जुड़ा हुआ मुख्य समुदाय कौन सा है? ये आपका सिद्दी समुदाय है। और ये सिद्दी समुदाय जो है वो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आता है और एक जनजातीय समुदाय इसको कहा गया है। मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी तट, विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास ये समुदाय रहता है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा इसको प्राप्त है, यानी भारत में केंद्र सरकार ने वर्ष 2003 में सिद्दी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में वर्गीकृत किया है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक हाशिए पर रहने वाला यह समुदाय है। यह समुदाय अफ्रीकी मूल का है। मूल इसका कौन सा है? अफ्रीकी मूल है। इनका इतिहास भारत में लगभग कितने वर्षों पुराना है? 500 वर्ष पुराना इतिहास भारत में इनका रहा है। तो 500 वर्ष पुराने इतिहास से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो इनके यहां आएगी। इनका इतिहास भारत में 500 वर्ष पुराना भी माना जा रहा है। इसके साथ अब इससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो भी हम लोग कर लेते हैं। और एक ध्यान रखना, जैसे हमारे आप लोगों ने होली पर होने वाले धमाल पढ़ा होगा, ऐसे धमाल जैसे नृत्य जो है इनके लोक नृत्यों में शामिल किए गए हैं। तो यह है फिल्म रिदम ऑफ दमम। रिदम ऑफ दमम किस समुदाय पर आधारित है? गोंड समुदाय नहीं है। देखिए बेंगा और गोंड जो है, बेंगा और क्या है? गोंड, ये दो समुदाय जो है वो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में है। क्या है? मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में ये जनजातियां हैं। कौन सी है? एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली आदिवासी जनजाति बेंगा और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में है। लेकिन ये जो रिदम ऑफ दमम है वो इससे संबंधित नहीं है, ये सिद्दी समुदाय से संबंधित है। और वो भारत के मुख्यतः कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो गुजरात के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। फिल्म रिदम ऑफ दमम किस राज्य में स्थित सिद्दी समुदाय पर आधारित है? किस राज्य की? तो मुख्यतः यह है कर्नाटक राज्य की। कौन से राज्य की? कर्नाटक की जो आपकी जनजाति है, ठीक है, उससे संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना मूल इनका कौन सा है? मूल जो है वो अफ्रीकी मूल की है, अफ्रीकी मूल की जनजाति है, अफ्रीकी मूल की जनजाति है। तो इसका सही राइट आंसर होगा कर्नाटका। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है, सिद्दी समुदाय का मूल क्या है भाई? सिद्दी समुदाय का मूल क्या है? मूल कहां के है? तो अफ्रीकी मूल के हैं। सिद्दी समुदाय का मूल क्या है? अफ्रीकी मूल है। तो यहां पर अफ्रीकी मूल है, भारतीय मूल के नहीं है। ये सिद्दी समुदाय कहां का है? अफ्रीकी मूल का माना गया है। सिद्दी समुदाय के लोग भारत में किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से रहते हैं? तो भारत का ये जो तट है आपका, ये वाला तट, ठीक है, पश्चिमी तट जो है यहां पर राजस्थान और पंजाब नहीं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत नहीं, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। इसकी बजाय ये भी लिख सकता था कि ये वाला जो तट है यहां पर ये सिद्दी समुदाय मुख्य रूप से पाया जाता है। अगले सवाल, इसी से जुड़े हुए कई सवाल मैंने रखे हैं। रिदम ऑफ दमम फिल्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां लिखा है रिदम ऑफ दमम फिल्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताइए। तो इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सिद्दी समुदाय जो एक तरफ पिछड़ा हुआ है उसको एक तरीके से हाईलाइट करना है, उनकी समस्याओं को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सिद्दी समुदाय की संस्कृति को प्रमोट करना, सिद्दी समुदाय के संघर्ष और उनके अधिकारों पर प्रकाश डालना, भारत के ऐतिहासिक युद्धों पर आधारित अफ्रीकी संगीत और नृत्य को प्रदर्शित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिद्दी समुदाय का जो संघर्ष है और उनके अधिकार जो है उन पर प्रकाश डालना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर सिद्दी समुदाय को भारत में किस स्थिति में माना जाता है? भारत में बड़ी स्थिति खराब है इनकी। तो यह जो है वो मुख्य धारा का समाज नहीं है, ये शाही वर्ग भी नहीं है और व्यापारी वर्ग नहीं है। ये क्या है? हाशिए पर, हाशिए पर स्थित
समुदाय। हाशिए पर स्थित का मतलब है आज तक इनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, इनके जीवन में जो संघर्ष पुराने समय में था वो संघर्ष आज भी क्या है, बरकरार है। चलिए नेक्स्ट, अगला हम लोग बात करते हैं समोस द्वीप के बारे में। समोस द्वीप की चर्चा क्यों हो रही है? हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। एक तो आपको लाल सागर के बारे में पता होना चाहिए, हालांकि अगली क्लास में मैं लाल सागर के बारे में चर्चा आप लोगों से करूंगा, वहां भी ऐसी घटना हुई है। एक है आपका समोस द्वीप, क्या है, समोस द्वीप है। इस समोस द्वीप के पास में क्या हुआ है कि पिछले दिनों जहाज जो है, उस जहाज में दुर्घटना होने की वजह से वहां पर कई प्रकार के जो यात्रीगण थे उनका जो लापता होने की घटना थी वो चर्चा में आई। और ये मार्ग ज्यादा चर्चित इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में जो आपका पूरा भाग है, कौन सा वाला, तुर्की वाला भाग है, उस तुर्की वाले भाग से होकर लोग ग्रीस की ओर जो है वो बड़ी संख्या में प्रवासी बनकर जाते हैं। यानी एक तरीके से ये कह दीजिए जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी बनकर भारत की ओर आए थे, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी किससे, जो दोनों क्षेत्र हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर लोगों का जो है वो प्रवासन हो रहा है। तो ग्रीक जो है द्वीप सामोस के निकट जहाज दुर्घटना में 8 प्रवासियों की मौत हो गई, जिससे इस क्षेत्र में लगातार प्रवास की वर्तमान चुनौतियों पर क्या किया जा रहा है, प्रकाश डाला गया है। समोस द्वीप जो वो ग्रीस के पूर्वी एजियन सागर में स्थित है और यह तुर्की के बोड्रम और चेस्मे के निकट है। इस क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ग्रीस और तुर्की के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही मैं बता रहा हूं, यहां मान लीजिए ग्रीस है और यहां क्या है, तुर्की है। तो तुर्की से लोगों का कहां जाना हो रहा है, ग्रीस जाना हो रहा है। लोग तुर्की को छोड़ छोड़कर कहां जाते हैं, ग्रीस जाते हैं। इस वजह से यहां के लोगों को समस्या आती है। जैसे बांग्लादेशी जब घुसपैठी बनकर भारत आए तो भारत के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो इसको रोकने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, तो इसी समस्या की वजह से यहां जो घटना हुई है ये चर्चा का विषय बन गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामोस द्वीप हाल ही में चर्चा में आए, ये कहां पर है? तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि पूर्वी एजियन सागर जो है यहां पर है। इसकी अभी लोकेशन भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, सामोस द्वीप के बारे में और क्या तथ्य है सर आपके पास? पूर्वी एजियन सागर में स्थित सामोस द्वीप एशिया माइनर के तुर्की तट से सिर्फ 1700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी तुर्की और ग्रीस के बीच में है ये वाला, जो आधुनिक तुर्की का सबसे पश्चिमी भाग है, तुर्की के पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह तुर्की से अवैध रूप से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु के रूप में है। यानी ये मुख्य पॉइंट है जहां से होकर लोग जो है वो तुर्की से छोड़कर कहां पर जाते हैं, ग्रीस की ओर जाते हैं, यानी यूरोप की ओर साइड जाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामोस ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है। यहां पाइथागोरियन का किलाबंद प्राचीन शहर है और हेरायन का मंदिर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो शामिल है। हेरायन का मंदिर या इसे हेरा मंदिर भी कहते हैं, हेरा मंदिर, या फिर इस यहां पर क्या है, हेरायन मंदिर भी इसे कहते हैं, हेरायन मंदिर, ये भी यहां पर स्थित है। ठीक है, पाइथागोरियन का किलाबंद प्राचीन शहर है ये वाला। इसके अतिरिक्त यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस के जन्म स्थान के रूप में भी है प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, समोस द्वीप जो है, समोस द्वीप, यहां पर ही किसका जन्म हुआ था, पाइथागोरस का जन्म हुआ था। पाइथागोरस पर में आप लोगों ने सबने पढ़ी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसी पाइथागोरस की चर्चा यहां पर हो रही है, जिसने भारतीय गणितज्ञों की कही ही बात को दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया था बस। तो ये ध्यान रखना, यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है ये हीरा टेम्पल जो है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कुछ सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं। ग्रीक द्वीप जो है सामोस के निकट जहाज दुर्घटना में किस संकट पर ने ध्यान आकर्षित किया है? यहां पर लिखा है कि भाई ग्रीक जो है, ग्रीक द्वीप सामोस के निकट जहाज दुर्घटना ने किस संकट पर पुनः ध्यान आकर्षित किया? तो संकट क्या है? संकट है यहां पर है आपका ग्रीक, यहां पर है तुर्की। तुर्की से ग्रीक जाने वाले लोग जो हैं, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी प्रवासी संकट और अवैध प्रवासन जो हो रहा है, बिना जानकारी के लोग यहां से छोड़कर यहां पहुंच जा रहे हैं, उस घटना की ओर दोबारा से इसने ध्यान आकर्षित कर दिया है। क्यों, लोग क्यों जा रहे थे वहां? जहाज जो है वो पलटने से 8 लोग लापता हो गए, तो लोग क्या कर रहे थे उस क्षेत्र के अंदर? यानी चोरी छिपे जा रहे थे, बस बात इतनी है। ग्रीस और तुर्की के बीच स्थित सामोस द्वीप प्रवासियों के लिए क्या है? एक पर्यटक स्थल नहीं है साहब, एक समुद्री व्यापार मार्ग नहीं है, एक प्रमुख प्रवास मार्ग है। प्रवास मार्ग का मतलब है बिना सूचना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग चले जा रहे हैं, तो यह प्रवास मार्ग का मतलब निकलने का रास्ता कह दीजिए आप लोग वहां से। चलो सर अगली बात, यहां पर मैं आपको मैप में दिखा देता हूं सामोस द्वीप कहां पर है।
ये देखिए जरा, यहां पर आपके सामने ये वाला जो क्षेत्र है वो तुर्की का भाग है, ये तुर्की है। और तुर्की में ये जो तुर्की का पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग के कोने पर यहां पर सामोस द्वीप है। यहां पर कौन सा द्वीप है? सामोस द्वीप है। ये एजियन सागर है। ये क्या है? एजियन सागर है। एजियन सागर है, पूरा एजियन सागर है। यहां पर क्या है? ग्रीस है। ये क्या है? ग्रीस है। तो यहां पर ये पूरा यूरोप का भाग है। किसका भाग है? यूरोप का भाग है। यूरोप और ग्रीस के बीच का जो रास्ता है वो कौन सा है? यहां पर सामोस द्वीप है। सी ऑफ क्रीटी के बारे में भी लिखा हुआ है। मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर आपका यहां है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जो है इसके बारे में भी देख लीजिएगा। तो यहां पर ग्रीस के और इसके दोनों के बीच में, तुर्की और ग्रीस के बीच का ये पॉइंट या तुर्की का जो भाग है ये वाला पश्चिमी भाग, उस पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप है। चलिए सर अगली बात करते हैं। अगला है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक जो है वो क्या चीज है जरा सुनिएगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर चीनी मिल्स ने बायोप्लास्टिक्स के उत्पादन के लिए भारत की पहली बायोप्लास्टिक फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। इस परियोजना में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक बनाने की एक फैक्ट्री लगाई जा रही है। 2000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि ये बायोप्लास्टिक काम क्या आएगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं आजकल का प्लास्टिक, वो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरनाक है। बायोप्लास्टिक उससे कम खतरनाक होगा। इसलिए लोग जो है वो आजकल के पॉलीथीन वाला जो प्लास्टिक है उसकी बजाय अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम हो। तो यहां पर लिखा है यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि बायोप्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं और प्राकृतिक स्रोतों से बने होते हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स की यह पहल विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो माना जाएगा। तो यहां पर आपको बायोप्लास्टिक के बारे में जरूर ध्यान रखना है। और कहां पर हो रहा है? ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर चीनी मिल्स के द्वारा यह कदम जो है वो उठाया गया है। ठीक है सर, बात ये भी समझ आ गई हमें। अब इस पर कुछ सवाल भी देख लेते हैं कि बायोप्लास्टिक से रिलेटेड क्या क्या सवाल हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। बायोप्लास्टिक से रिलेटेड क्या क्या सवाल सर बनाए जा सकते हैं, देखिए जरा सवाल क्या है। बलरामपुर चीनी मिल्स ने भारत में बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए किस राज्य में फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यूपी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है। और यूपी के जो सीएम है वो, उनको तो आप सब लोग जानते हैं। यूपी के सीएम कौन है साहब? बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा जिनको कहते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक बात है। बलरामपुर चीनी मिल्स द्वारा स्थापित की जाने वाली बायोप्लास्टिक फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक प्लास्टिक का उत्पादन करना। तो फिर फायदा क्या हुआ? चीनी मिल्स का विस्तार करना नहीं साहब, हालांकि छुपा हुआ रास्ता तो वही होगा। कृषि उत्पादों का उत्पादन करना नहीं, तो क्या है? बायोप्लास्टिक का उत्पादन करना। बायोप्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान कम होगा, इस वजह से बायोप्लास्टिक के यूज के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक बात है सर ये तो। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, बायोप्लास्टिक का प्रमुख लाभ क्या है? बायोप्लास्टिक का लाभ क्या है? तो बायोप्लास्टिक के लाभ के बारे में यह है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है। पारंपरिक प्लास्टिक जो है से कम हानिकारक होता है, ये महंगा होता है, ये अधिक ऊर्जा खपत करता है। तो यह पारंपरिक प्लास्टिक से कम हानिकारक होता है, इसीलिए बायोप्लास्टिक का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, बायोप्लास्टिक का उत्पादन किया जाएगा बलरामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो। बलरामपुर चीनी मिल्स का बायोप्लास्टिक फैक्ट्री में निवेश किस दिशा में सहायक होगा? पर्यावरणीय सुधार, उच्च ऊर्जा खपत, वैश्विक व्यापार और रासायनिक उत्पाद। रासायनिक उत्पाद नहीं, वैश्विक व्यापार नहीं, उच्च ऊर्जा खपत नहीं, पर्यावरणीय सुधार। क्या है? पर्यावरण के लिए सुधार। पर्यावरणीय सुधार जो है इसके लिए यह क्या होगा? कारगर साबित होगा, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक बात है सर। अगला सवाल, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। मैंने हर एक एक चीज पर आपके सामने सवाल बनाने का प्रयास किया है, आप जरा समझोगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि रोज की आप जितनी मैं क्लास प्रोवाइड करवा पा रहा हूं उसको देखिएगा, उसके बाद में जरूर जल्द से जल्द प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, रोज कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहा हूं और ऐसा होगा भी। तो आपका प्रयास जो है वो सफल करेंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हेमंत सोरेन जो है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, झारखंड जो राज्य है, क्या है? झारखंड राज्य। इस झारखंड राज्य में और कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के अंदर क्या हुए थे साहब?
विधानसभा चुनाव हुए थे। कौन से चुनाव? विधानसभा चुनाव। इन विधानसभा चुनाव में सर क्या हुआ था? विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एनडीए का जो गठबंधन था उसको बहुमत हासिल हुआ, और इधर विधानसभा झारखंड जो है, इस झारखंड के अंदर क्या हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है, जो कि कांग्रेस समर्थित पार्टी है, उस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ था। तो इन्होंने, हेमंत सोरेन ने यहां पर क्या बनाई है? सरकार। हेमंत सोरेन झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्या लिए? शपथ लिए। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किए? शपथ ग्रहण किए, और तीसरी बार ये झारखंड के क्या बने? मुख्यमंत्री। झारखंड की राजधानी जो है वो कहां पर है? रांची के अंदर है। और झारखंड के राज्यपाल जो हैं उन्होंने इनको क्या दिलाई है? शपथ। गंगवार साहब जो हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, ये इनकी पार्टी है। 2019 से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे थे, और 2024 में वापस वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ पहले ली थी, लेकिन अब वो 14वें मुख्यमंत्री कहां के बन गए हैं? झारखंड के। हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास, सामाजिक न्याय और आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। वे पहले भी 2013 और 2013 से लेकर के 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले शुरुआत में शायद वो 2009 के अंदर झारखंड के पहली बार क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। चलिए इस पर सवाल देख लेते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अब आपको पता चल गया झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? हेमंत सोरेन। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, रघुवर दास जो है वो भी झारखंड के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हेमंत सोरेन जो है ये आपको ध्यान रखना है। हेमंत सोरेन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से नहीं, राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके प्रमुख के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए सर अगली बात बताइए। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण अभियान के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है आपका बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। क्या है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। जो शब्द है वो लिखा नहीं गया था, मैं यहाँ अभियान शब्द और लिख देता हूँ। ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है, और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है वो बाल विवाह के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत जो है वो 27 नवंबर को की गई। कब? 27 नवंबर 2024 को इस अभियान की क्या की गई? शुरुआत की गई। और अन्नपूर्णा देवी जो है, क्या है? अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी ये जो है वो मंत्री है किस विभाग की? महिला एवं बाल विकास विभाग की। महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग। भारत में बाल विवाह जो है वो एक बहुत बड़ी कुरीति मान लीजिए, बहुत बड़ी गलत परंपरा मान लीजिए, जिसमें छोटी उम्र में ही क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। उसकी वजह से अगर बालिका है तो उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके कैरियर पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके जो मानव अधिकार हैं, एक नाते से मानव अधिकारों का भी हनन होता है। तो यहां पर इस 27 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत की गई, और इस समय इसके यानी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का पोर्टल भी क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और अन्नपूर्णा देवी ने इस लॉन्चिंग के समय यह कहा कि भारत के आम नागरिक को इसके लिए आगे आने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। अगर भारत का आम नागरिक आगे आकर जो है वो व्यापक स्तर पर काम करेगा तो भारत से बाल विवाह जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भारत ने बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनका पूर्णतः अंत तक कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ पर सती प्रथा की परंपरा थी, पूर्णतः समाप्त कर दी है। बहुत सारी परंपराएं जो है, मृत्यु भोज जैसी परंपराएं भी अब धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे हैं, तो ये परंपरा भी हो सकता है छूट जाएगी। 2000 जो है वो 2005 में जो बाल विवाह थे उससे रेट 2015 के अंदर बहुत कम हो गई है, तो आने वाले समय में और भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये मैंने बता दिया, अन्नपूर्णा देवी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है, और वो मंत्रालय कौन सा है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या है? मंत्री। चलिए मित्रों अब बात करते हैं प्राण 2.0। आपने पैन 2000 के बारे में पहले भी, पैन कार्ड के बारे में जरूर सुना होगा। किसके बारे में? पैन कार्ड। और पैन कार्ड बनवाया भी होगा, क्योंकि बैंक में अगर गए हो तो आपको अकाउंट अगर आपका है तो आपसे पैन कार्ड जरूर मांगा गए हो। अब सरकार क्या कह रही है कि पैन कार्ड धारक जो है ना वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैन कार्ड बना दिए जाने के बाद भी लोग फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। टैक्स बचाने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते अपना लेते हैं।
तो सरकार ने ये कहा कि हम इस पैन कार्ड को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने का मतलब हम इसमें कुछ ऐसे फीचर्स डालेंगे जिसकी वजह से कोई भी टैक्स चोरी ना कर पाए और डिजिटलाइजेशन को सबसे ज्यादा क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पर पैन 2.0 जो परियोजना है इसको अभी शुरू किया गया। एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत सरकार द्वारा परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, कार्ड से जुड़े सिस्टम को सुधारना है, उसे डिजिटली सक्षम बनाने के उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, इसके लाभ हानि के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं सारी बात। हालांकि आपके सामने सब पॉइंट्स हैं कि क्यों किया जा रहा है ऐसा, सरकार क्या चाहती है। पहला तो आधार लिंक जो है वो पहले से चल रहा है, आधार से पैन कार्ड को लिंक किया हुआ है, ये पहले ही पता है। आधार जो है उससे लिंक हो जाता है, आधार से लिंक होते ही आप लोगों का जो बना हुआ है, आधार से लिंक होने के बाद आपके बैंक अकाउंट से भी ये लिंक हो जाता है। बैंक अकाउंट से लिंक होने के बाद जितनी भी आपको सरकारी सेवाएं मिलती है उन सेवाओं से भी अपने आप ये लिंक हो जाता है। फिर डिजिटलीकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा, कार्य क्षमता में धीरे धीरे सुधार होगा, टैक्स जैसी जो कार्य है उनमें देरी नहीं होगी। फर्जी पैन कार्ड पर नियंत्रण लगाया जाएगा, लोग फर्जी तरीके से भी पैन कार्ड बना लेते हैं, गलत पैन कार्ड मामले भी सामने आए हैं, इस वजह से उस पर भी कुछ अंकुश लगाया जाएगा। फिर डेटा सुरक्षा जो है वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों का डेटा जो है वो तुरंत लीक हो जाता है आजकल। पैन 2.0 के लाभ क्या है, सरल और तेज प्रक्रिया होगी इसके माध्यम से, आधुनिक डेटा प्रबंधन जो है उसमें मदद मिलेगी, और टैक्स जो क्लाइंट्स है या टैक्स चोरी की जो घटनाएं हैं उन पर क्या मिल सकेगा, अंकुश लगाया जा सकेगा। इसलिए पैन 2.0 की शुरुआत सरकार के द्वारा की जा रही है। यहां सवाल इससे रिलेटेड, पहला, पैन 2.0 परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पैन 2.0 परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पैन कार्ड की डिजिटलीकरण प्रक्रिया को सुधारना है, आयकर विभाग की कार्यशैली में सुधार करना है, पैन और आधार को जोड़ना है, ये सभी हैं, यानी ये तीनों पॉइंट जो हैं वो पैन 2.0 से जुड़े हुए हैं। पैन 2.0 से किस समस्या का समाधान करने की योजना है, तो यहां है टैक्स चोरी, सस्ता पैन कार्ड, बैंकिंग समस्या, पर्यटन को बढ़ावा। टैक्स चोरी की जो समस्या है उस पर रोक लगाने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए सरकार के द्वारा ये कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो टैक्स चोरी को कैसे रोका जाए इसकी दिशा में हमारा कारगर प्रयास रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए मित्रों, आगे लिखा हुआ पैन 2.0 परियोजना से कौन सा लाभ होगा। पैन 2.0 से लाभ क्या होगा, डेटा सुरक्षा में सुधार होगा, सही बात है, टैक्स प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, सही बात है, फर्जी पैन कार्ड की समस्या कम होगी, सही बात है, उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं। पैन 2.0 परियोजना को किसके साथ जोड़ा जाएगा, आधार के साथ जोड़ा जाएगा, किसके साथ, आधार कार्ड के साथ इसको लिंक कर दिया जाएगा, तो आधार आपका सही आंसर होगा सर जी। सियाचिन में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सियाचिन वो क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का कारण भी बना हुआ है, आपको ये भी पता होगा। एक समय था जब सियाचिन ग्लेशियर में युद्ध लड़ा गया और भारतीय जवानों ने अपने साहस का, भुजबल का परिचय देते हुए हमारे सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से आजाद कराया था। पहली बार भारतीय सेना ने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी जो है यानी बीडीओ में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सफलतापूर्वक क्या कर दी, स्थापित कर दिया। आप बैठे हो अपने घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का आनंद ले रहे हो, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर में बैठा हुआ सैनिक तुरंत अब इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ रहा है, और ये भी ऑप्टिकल फाइबर जो है, यानी आपने सुना होगा ऐसा वायर जिसके माध्यम से आपके घरों तक, आपके ऑफिस तक जो इंटरनेट पहुंच रहा है, उसी कनेक्टिविटी का प्रयोग किया जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। फाइबर ऑप्टिकल केबल डिजिटल जानकारी को स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश की तेज गति से यात्रा करने वाली तरंगों का उपयोग करते हैं। यह अपने संचालन के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है, निर्भर करता है। आपसे आजकल की परीक्षाओं में सवाल आते हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो वो किस सिद्धांत पर काम करता है, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ऐसा भी आपके सामने सवाल हो सकता है। ठीक सर, आगे बताइए। अब सियाचिन के बारे में भी कुछ बात हम लोग आपसे कर लें तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए सर बताइए। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाईं ओर पाकिस्तान तथा दाईं ओर चीन स्थित है। मान लीजिए ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है, चाइना है। यहां पर इसके इधर नुब्रा घाटी में दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। क्या पाए जाते हैं, दो कुबड़ वाले ऊंट जो हैं वो भी कहां पाए जाते हैं, वो भी आपके यहां पर सियाचिन के नुब्रा घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
नुब्रा नदी भी यहाँ प्रवाहित होती है। नुब्रा नदी जो श्योक नदी की एक सहायक नदी है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और सिंधु नदी प्रणाली का क्या है, हिस्सा। ये भी नुब्रा नदी और श्योक नदी तो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सियाचिन ग्लेशियर से काराकोरम पर्वतमाला में नुब्रा घाटी भी देखी जा सकती है। मैंने बता दिया नुब्रा घाटी क्यों प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी जो है वो 2 कुबड़ वाले ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत, 1984 का भारत पाकिस्तान का युद्ध इसी सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत हमने चलाया, पाकिस्तानियों को वहां से मार भगाया और कब्जा करने से पहले साल्टोरो रिज ग्लेशियर पर नियंत्रण कर लेने के बाद से सियाचिन भारत का क्षेत्राधिकार हुआ। यानी डीबीओ के बारे में अभी अभी आप लोगों को बताया था मैंने। एक भारतीय सैन्य अड्डा है जो भारत के सबसे उत्तरी छोर पर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देखिए अभी अभी डीबीए के बारे में बात हुई थी, दौलत बेग ओल्डी बोलते हैं इसको, डीबीए दौलत बेग ओल्डी जो है क्षेत्र का नाम है, जैसे सियाचिन है वैसे ही क्षेत्र का नाम है। चलिए सर आगे बताइए। ये देखिएगा इसका मैप आपके सामने है, मैंने रख दिया है यहाँ पर पूरा, ठीक है। अक्साई चीन का इलाका भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा भाग? ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा अक्साई चीन है, यानी आज भी भारत का हिस्सा नहीं है। ये इधर वाला भी हिस्सा भारत के पास नहीं है, ये पीओके है, ये पीओके है, ये अक्साई चीन है, ये एलएसी जो लाइन है वो है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर जो इलाका दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये दौलत बेग ओल्डी है। ये पूरा क्षेत्र क्या है, सबसे ऊपरी छोर जो है वो दौलत बेग ओल्डी है, ठीक है। ये श्योक जो क्षेत्र जिस पर नदी का नाम मैंने बताया वो वाला भाग है। तो ये जो है यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और यहाँ पर अक्साई चीन को छोड़कर ये वाला भाग बहुत सारा हिस्सा चाइना के पास है। तो भारतीयों को बड़ा दर्द तो होता होगा, लेकिन अब जो है वो घटनाएं हो चुकी है, उस पर क्या किया जा सकता है। तो मेरे मित्रों आप लोगों के सामने मैंने बहुत सारी बातें रखी, अक्साई चीन से संबंधित है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपके साथ कवर किए हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आई होगी और आप भी प्रयास करिएगा, इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। और मैं फिर आप लोगों से जल्द मिलने वाला हूं अगली क्लास में। आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।